राघव एक महत्वाकांक्षी उद्योगी था जिसे पुरानी वीरान और खंडर हो चुकी हवेलियों को खरीदकर उन्हें शानदार रिसोर्ट में बदलने का शौक था। जब उसे एक दूर दराज के गांव में ठाकुर वीरेंद्र सिंह की हवेली बेहद सस्ते में मिलने का प्रस्ताव मिला तो उसने बिना सोचे समझे उसे खरीद लिया। भाई वाह, क्या बात है, ये इतनी बड़ी वीरान हवेली मुझे काफी सस्ते में मिल गई। वाह, मेरी तो किस्मत चमक गई। राघव हवेली को पाकर काफी खुश था। उसने एक क्षण का भी विलंब न करते हुए बदलापुर जाना तय कर लिया। लेकिन जिस मकसद से वो बदलापुर जा रहा था वो सब खाक होने वाला था। राघव जैसे ही बदलापुर पहुंचा उसने अपने काम की शुरुआत कर दी। वो उस हवेली को एक बार फिर से अंतर देखना चाहता था ताकि होटल के लिए वो अपनी टीम के साथ बैठकर एक अच्छा प्लान रेडी कर सके। लेकिन उसे गांव वालों से उस हवेली के बारे में काफी अजीब बातें सुनने को मिली। अच्छा हुआ रामू तुम आ गए, एक बड़ा ही जरूरी काम था मुझे। तुमसे बोलिए साहब, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने हाल ही में ठाकुर वीरेंद्र सिंह की हवेली खरीदी है। जल्दी ही मैं उसे एक अच्छे होटल में तब्दील करने वाला हूँ, तो मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए रेकी करनी है। तो एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, ठीक है क्या? ठाकुर वीरेंद्र सिंह की हवेली माफ कीजिएगा साहब, लेकिन मैं उस हवेली में आपके साथ नहीं आ सकता। भूत का साया है वहां पर, क्या कुछ भी देखो। तुम्हें नहीं आना, साथ में तो मत आओ, लेकिन ये फालतू की अफवाह मत फैलाओ, समझे? राघव ने रामू की बातों को नजरअंदाज कर दिया और हवेली की ओर जा पहुंचा। राघव हवेली के अंदर चला गया, लेकिन अंदर से हवेली की हालत काफी खराब थी। पुरानी दीवारों पर लगी पेंटिंग्स फीकी और धुंधली हो चुकी थी, मगर उन चेहरों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो उसे घूर रहे हों। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई थी। आखिर तुम आ ही कहें। राघव एक पल के लिए सिहर उठा, मगर फिर उसने खुद को समझाया कि वो उसका भ्रम है। जब वो आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक पुराना झूला धीमे धीमे हिल रहा था, जबकि वहां पर हवा का कोई नामो निशान नहीं था। दीवारों पर हाथ के खून जैसे निशान पहले हुए थे और अचानक ही फर्श पर किसी के नंगे पैरों के गीले निशान उभर आए, मानो कोई अदृश्य आत्मा चल रही हो। राघव को कुछ ठीक नहीं लगा तो वो वहां से घर चला गया। राघव जैसे ही अपने घर लौटा उसने पाया कि रामू उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अरे रामू, तुम घर नहीं गए? नहीं, बहुत देर हो गई, लेकिन आपकी कोई खबर नहीं थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि यहां रुक जाओ। रामू के इस अच्छे बर्ताव को देखकर राघव को अच्छा लगा। उसने रामू को अपने साथ खाना खाने के लिए पूछा। खाना खाते समय दोनों के बीच काफी अच्छी बातचीत हो रही थी कि तभी राघव ने हवेली के बारे में कुछ सवाल पूछे। अच्छा, मुझे ये बताओ रामू कि उस हवेली में किसका साया है? राघव के सवाल को सुनकर रामू गंभीर हो गया, लेकिन उसने बिना किसी संकोच के राघव को सारी सच्चाई बता दी। हवेली में ठकुराइन रूपा का साया है साहब। बहुत सालों पहले की बात है। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप की नई नई शादी हुई थी। पहले तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ठाकुराइन की तबीयत काफी खराब होने लगी। किसी भी उपचार का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी एक भयानक बात सामने आई। ठाकुराइन रूपा पर किसी ने काला जादू कर दिया था, और वो कोई और नहीं बल्कि ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी थे। क्या? लेकिन क्यों? दरअसल रूपा से पहले वीरेंद्र सिंह के साथ शादियां हुई थी, लेकिन हर शादी के बाद उनकी पत्नी 6 महीने के अंदर अंदर किसी न किसी कारण से मर जाती थी, जिसके वजह थे ठाकुर साहब। ठाकुर साहब इस दुनिया में अमर होना चाहते थे, इसलिए वो शादी करके अपनी पत्नियों की बलि देते थे। पर अफसोस, ये बात ना जाने रूपा जी को कैसे पता चल गई और उन्होंने हवेली से भाग जाने का फैसला किया। लेकिन ठाकुर साहब उनसे चालाक निकले। जिस दिन ठाकुराइन हवेली से भागने वाली थी, वीरेंद्र सिंह ने उन्हें चालाकी से कैद कर लिया और जिंदा चला दिया। और उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, ठाकुराइन का अंत हो गया। तब से लेकर आज तक उस हवेली में कोई ठीक नहीं पाया। जिसने भी वहां जाने की या फिर वहां रहने की कोशिश की, वो जिंदा वापस लौटकर नहीं आया। अच्छा, इसीलिए तुम मेरी राह देख रहे थे। तुम्हें लगा कि मैं वापस नहीं आऊंगा, लेकिन ये तो अच्छी बात है ना कि आपको कुछ नहीं हुआ और आप सही सलामत हैं। वो इसलिए क्योंकि ये सब अफवाह हैं और कुछ नहीं, समझे? रामू की बात सुनकर राघव को यकीन हो चुका था कि हवेली की कहानी सिर्फ एक अफवाह थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस कहानी को वो सुनकर अनसुना कर रहा है उससे उसका बहुत पुराना ताल्लुक है।
रामू की जाने के बाद राघव चुपचाप सो गया। आधी रात होते ही राघव के कमरे में अजीबोगरीब घटनाएं होने लग। कमरे की दीवारों पर दरारें बनने लगी। ये सब हो क्या रहा है? राघव डर के मारे बाथरूम में जाकर छुप गया। तभी उसने आईने में खुद को देखा, लेकिन आईने में उसे जो छवि दिखाई थी वो हंस रही थी, जबकि राघव खुद घबराया हुआ था। अचानक उसे धंडी उंगलियां उसके गर्दन पर महसूस हुईं। उसने मड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। पर जैसे ही उसने मुख्य दरवाजा खोला, वो वापस हवेली के अंदर ही था, मानो हवेली ने उसे अपने अंदर कैद कर लिया हो। तभी राघव को कुछ भयंकर आवाजें सुनाई थी। अगर कौर तू लौट आया, अब मेरा बदला पूरा होगा, अब मेरा बदला पूरा होगा। वो आवाज राघव के कानों में तेजी से गूंजने लगी। वो आवाज अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अरे कौन हो तुम और मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। राघव तकलीफ के मारे चला रहा था। तभी उसे धुंधली परछाइयां उसकी आंखों के सामने दिखाई दी। राघव को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उस आदमी ने उस औरत को आंख लगा दी और राघव जोर जोर से चीखने लगा। तभी उसने देखा कि वो परछाई राघव की ओर पड़ रही थी, जिससे वो तर किया। और तब राघव ने देखा कि उसके सामने ठाकुर वीरेंद्र सिंह खड़ा था। लेकिन राघव उसका रूप देखकर घबरा गए, क्योंकि ठाकुर बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। ये राघव वीरेंद्र सिंह का पुनर्जन्म था। ये कैसे हो सकता है? मैं ठाकुर हूं। हाँ तू ठाकुर है, तू वही है जिसने नरम ममता से मेरी हत्या की, जिसने खुद के स्वार्थ के लिए मेरी बलि दी। मैं तड़पती रही, चिल्लाती रही, लेकिन तूने मुझ पर जरा भी दया नहीं दिखाई। लेकिन आज तू रोएगा, तू चिल्लाएगा, ठाकुर तड़पेगा, तू आज तड़पेगा, तू मतलब। तभी अचानक राघव खून की उल्टियां करने लगता है। चारों ओर से अजीब और गरीब कीड़े निकलकर राघव के शरीर पर चढ़ने लगते हैं। राघव तिलमिलाता हुआ पूरी हवेली में उन कीड़ों से बचने के लिए भागने लगता है, लेकिन वो कीड़े उसके पूरे शरीर पर फैल जाते हैं और उसका खून चूसने लगते हैं। तभी हवेली की दीवारों से लाखों हाथ निकलते हैं और राघव को पकड़ लेते हैं। राघव बेचारा खुद को बचाने के लिए चटपटाने लगता है। बचाओ, मुझे बचाओ, तुझे यहाँ बचाने कोई नहीं आने वाला। ठाकुर तेरी मौत आज तय है। और वो भी मेरे हाथों। रूपा ने राघव पर शराबी तरस नहीं दिखाया और राघव आखिरी चीख के साथ हवेली के फर्श में समा गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अगले दिन गांव के लोग हवेली के अंदर गए, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। न राघव, न उसका सामान, बस जलने की बदबू और हवेली की दीवानों पर खून से लिखा एक नाम, ठाकुर वीरेंद्र सिंह लौट आया है। गांव वालों ने फिर से हवेली को शाप मानकर उसे छोड़ दिया और तब से जो भी हवेली में जाता कभी वापस नहीं आता। शाम के 6 बजे का समय था। अशोक अपनी बाइक को दौड़ाए जा रहा था। अचानक अशोक की नजर हाईवे पर खड़ी हुई एक सुंदर लड़की पर पड़ी, जो अशोक की ओर मुस्कुराकर देख रही थी। अशोक ने अपनी बाइक ठीक उसके सामने रोक दी। इस सुनसान हाईवे पर अकेली क्या कर रही हो? मैडम आपको पता नहीं है, शाम के 6 बजे के बाद यहाँ से बहुत कम लोग गुजरते हैं। क्यों, इस हाईवे पर कोई चुड़ैल टहलती है क्या? नहीं, चुड़ैल तो नहीं टहलती, लेकिन यहाँ पर बदमाश गुंडे जरूर गुंडे रहते हैं, जो आप जैसे सुंदर लड़की को अकेला देखकर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो फिर आप कौन हैं? कहीं आप भी बदमाश गुंडों के गिरोह से तो नहीं है? अरे नहीं मिस, मैं तो एक शरीफ लड़का हूँ। लेकिन मैं शरीफ लड़क नहीं हूँ। मैं हर शाम के 6 बजे के बाद आप जैसे ही सुंदर लड़कों की तलाश में निकलती हूँ। मुझे रोज रोज बॉयफ्रेंड्स बनाना पसंद है। इतना बोलकर वो लड़की अशोक को अजीब सी नजरों से देखने लगी। अशोक उस लड़की की आंखों में खो गया। अचानक उस लड़की की आंखें गहरी नीली हो गईं। अशोक उन गहरी नीली आंखों को देखकर बुरी तरह से घबरा गया। क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी आंखें पसंद नहीं आई? इतना बोलकर उस लड़की का चेहरा एक जले हुए भयानक चेहरे में परिवर्तित हो गया। उसने बड़ी फुर्ती से अशोक का हाथ पकड़ लिया और अगले ही पल अशोक ने अपने आप को एक खंडहर की छत पर पाया। अशोक चीखता हुआ बोला, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। तभी एक तेज हवा का झोंका अशोक के शरीर से टकराया और अशोक लड़खड़ाता हुआ खंडहर से नीचे गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में अशोक का शरीर खून से लटपट खंडहर के नीचे पड़ा हुआ था। 2 दिन बाद आर्यन अपने दोस्तों से अशोक की रहस्यमयी मौत के बारे में डिस्कस कर रहा था। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर अशोक उस खंडहर में गया क्यों। मुझे तो सोच सोच कर भी घबराहट हो रही है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि वो साधु सच बोल रहा था? बकवास बंद कर गए गिरीश, तेरे डराने की आदत से वैसे भी हम सब परेशान हैं और तू हम सबको फिर से डराने लेगा। तुम सब अपने बकवास बंद करोगे? हमारे दोस्त अशोक की हत्या हो गई। ये कोई साधारण बात नहीं है। हाँ, उससे भी असाधारण बात यह है कि अशोक की लाश उस खंडहर की छत के नीचे पाई गई है। मुझे लगता है कि तुम दोनों बेवजह घबरा रहे हो। पुलिस के मुताबिक अशोक खंडहर से नीचे गिरा था। हो सकते हैं उसका पैर फिसल गया हो और उसकी मौत हो गई हो। लेकिन मेरा सवाल अभी यही है कि अशोक उस खंडहर में गया है क्यों? आर्यन ने इतना कहा ही था कि तभी आंटी का मोबाइल बज उठा। फोन उसकी गर्लफ्रेंड दिशा का था। आंटी ने फोन रिसीव किया। हेलो दिशा, क्या हुआ? तुम कहाँ हो आंटी? मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूँ। अभी इसी वक्त मॉल रोड पर आ जाओ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। ठीक है दिशा, तुम वहीं रुको, मैं 10 मिनट में आता हूँ। इतना बोलकर आंटी ने फोन काट दिया और अपने दोस्तों की ओर देखकर बोला, अब इस डिस्कशन को यही रोक तो अगर कहे हम सबकी गर्लफ्रेंड्स को भनट भी लग गई ना तो हमारा क्या अंजाम होगा, ये तुम सब जानते हो। हम इस बात पर किसी और दिन डिस्कस करेंगे। इतना बोलकर आंटी घर से बाहर निकल गया और अपनी बाइक सड़क पर दौड़ा दी। कुछ ही देर में आंटी मॉल रोड पहुंच चुका था। उसने देखा कि दिशा रोड पर अकेली खड़ी हुई थी। आंटी ने अपनी बाइक दिशा की ठीक सामने जाकर रोक दी। तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारी कार खराब हो गई है, लेकिन मुझे तो यहाँ तुम्हारी कार नजर ही नहीं आ रही। कार का तो एक बहान था, मुझे तो तुम्हें अपने पास बुलाना था। मैं कुछ समझा नहीं। देखो ना, मौसम कितना रोमांटिक है, कितना सुहावना है। ऐसे में क्या तुम्हारा रोमांट करने का मन नहीं कर रहा? दिशा, तुम्हें पता है कि मेरे बचपन के दोस्त की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है। मैं अब तक उसकी मौत के सदमे से उबर नहीं पाया हूं और तुम्हें रोमांच सूझ रहा है, समझ सकती हूं, लेकिन मेरे पास इसका एक हल है। तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कोई समझ भी नहीं आ रहा। तुम्हें तुम्हारे दोस्त के मौत होने का अफसोस है तो क्यों ना तुम्हें तुम्हारे दोस्त के ही पास भेज दिया जाए। दिशा की बात सुनकर आंटी बुरी तरह से चौंक पड़ा। कौन हो तुम? तुम दिशा नहीं हो सकती। अचानक दिशा का चेहरा जले हुए भयानक चेहरे में परिवर्तित हो गया और उसने बड़ी फुर्ती से आंटी का हाथ पकड़ लिया। आंटी ने अपने आप को उसी खंडर के अंदर मौजूद पाया। ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। अचानक उसकी नीली आंखों से आग की बड़ी बड़ी लपटें निकलने लगी। उन आग की भयानक लपटों ने आंटी के शरीर को अपने लपेटे में ले लिया। कुछ ही क्षणों में आंटी तड़पता हुआ शांत हो गया। अगले दिन पुलिस को आंटी की लाश खंडहर में मिली। आंटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। गिरीश आर्यन के घर पर डरा सहमा बैठा हुआ था। तभी वहां पर दिशा आ गई। आखिर तुम सबको उस खंडहर में जाने की क्या जरूरत थी? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? दिशा, हम उस खंडहर में नहीं गए। अगर तुम उस खंडहर में नहीं गए होते तो फिर आंटी वहां कैसे पहुंचता? जहां तक मैं जानती हूं वो तुम सबके साथ था, है ना? हाँ, वो हम सबके साथ ही था और यही आर्यन के घर पर बैठकर हम सबसे बातें कर रहा था। पर इस ही बीच तुम्हारा फोन आ गया और उसके बाद हमें नहीं मालूम वो कह गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने उसे कब फोन किया? गिरीश सच बोल रहा है। दिशा, हमारे सामने तुम्हारा फोन एंडी के पास आया। एंडी ने तुमसे बात भी की कि तुमने उसे माल रोड पर बुलाया था। मैं उसे माल रोड पर क्यों बुलाऊंगी? मैं तो उस दिन इस शहर में थी ही नहीं। आखिर ये सब चल क्या रहा है? पहले अशोक की मौत और अब एंडी की मौत, और दोनों की लाशें खंडहर में पाई गई। हमें कुछ नहीं पता। दिशा, तुम दोनों के चेहरे की घबराहट ये बता रही है कि तुम दोनों मुझसे जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। मैं पता लगा कर रहूंगी। इतना बोलकर दिशा वहां से चली गई। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे लगता है कि अब हम दोनों को पता लगाना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। हमें उस साधु को ढूंढना चाहिए जिसने हम सबको उस खंडहर के अंदर चेतावनी दी थी। सिर्फ वही हमारी मदद कर सकता है। चलो मेरे साथ। इधर दिशा अपने घर पर अपने मोबाइल पर बार बार किसी का नंबर ट्राई कर रही थी। तभी दिशा की माँ उसकी कमरे में आ गई। होनी को कोई नहीं टाल सकता है दिशा। मैं जानती हूँ कि तुम एंडी से बहुत प्यार करती थी और तुम दोनों कुछ ही दिनों में शादी करने वाले थे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि माँ सब कुछ अचानक से कैसे हो गया। तुम किसे फोन लगा रही थी? अपनी दोस्त ऐना को देखो ना। माँ ऐना मुझसे मिलने ऑस्ट्रेलिया से आई थी। एयरपोर्ट पर बाहर आकर उसने मुझे कॉल किया था। मैंने एंडी को ही उसे रिसीव करने के लिए भेजा था, मगर एंडी ने मुझे बताया था कि उसकी पहुंचने से पहले ही वो एयरपोर्ट से निकल गई थी।
उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पिछले 10 दिनों से उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। ये तो बहुत चिंता की बात है ना? हमारी जिम्मेदारी है, वो इतने दिन से लापता है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुमने अभी तक पुलिस को उसके लापता होने की जानकारी दी है या नहीं? तुम्हारे पिता की तो पुलिस में बहुत अच्छी जान पहचान है माँ। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस अपने तरीके से ऐना को ढूंढ रही है। दिशा ने इतना कहा ही था कि तभी दिशा के मोबाइल की घंटी बज उठी। दिशा ने फोन देखा तो फोन पुलिस वाले का था। दिशा ने फोन रिसीव कर लिया। हेलो इंस्पेक्टर भीष्म, बोल रहा हूं तुम्हारी दोस्त ऐना की कॉल डिटेल हमने निकलवाई है। हमें ऐना की आखिरी लोकेशन पता चल गई है। ऐना का फोन उस पुराने खंडार के करीब आकर बंद हो गया था और तब से उसके फोन से कोई भी कॉल नहीं की गई। उसका फोन तब से बंद आ रहा है। मैं पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंच रहा हूं, तुम भी वहां पहुंच जाओ। इतना कहकर वहां से फोन कट गया और दिशा के दिमाग में कई सवाल उठने लगे। क्या हुआ बेटी, सब कुछ ठीक तो है? समझ में नहीं आ रहा है माँ, क्या आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? पुलिस बता रही थी कि ऐना का मोबाइल उसी खंडर के आसपास जाकर बंद हो गया था जहां पर गिरीश और एंडी की लाश मिली है। मैं जा रही हूँ माँ, समझकर जाना बेटी और अपना ख्याल रखना। इधर गिरीश और आर्यन उस खंडर के आसपास उसी साधु को तलाश कर रहे थे। तभी उन दोनों के कानों में उसी साधु की आवाज टकराई। मुझे अब तलाशने से कुछ नहीं होगा। तुमने जो पाप किया है तुम्हें उसकी सजा मिलकर रहेगी। हमें बचा लीजिए बाबा, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपकी बात नहीं मानी। मुझे माफी मांगने से अब कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी लेकिन तुम सब दोस्तों ने मेरी चेतावनी को बसाक समझकर एक तरफ फेंक दिया था। आज की रात तुम दोनों की आखिरी रात है। इतना बोलकर साधु क्रोध भरी नजरों से उन दोनों के करीब आ गया। अपनी आंखें बंद करो और अपने गुनाह को देखो और स्वयं फैसला करो कि क्या तुम दोनों माफ के काबिल हो या नहीं। साधु के इतना कहने पर उन दोनों की आंखें अपने आप बंद होने लगी और उन दोनों के साथ आंखों के सामने 10 दिन पुराने उनके ही किए हुए कुकर्म का दृश्य चलने लगा। ऐना रस्सी से बंधी ही हुई चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, तुम सब ये अच्छा नहीं कर रहे हो। हाँ हाँ छोड़ देंगे, पहले हमारी बात मान लो। तुम्हें शर्म नहीं आती एंड्री? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की दोस्त हूँ और उससे ही मिलने यहाँ इंडिया तक आई हूँ और तुमने चुपके से मेरी ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिला दी और यहाँ ले आए। एयरपोर्ट के बाहर तुम्हें देखकर ही हम सब दोस्तों की नीयत खराब हो गई थी। हाँ है ना, तुम्हारी नीली आंखों पर हम सब मर मिटे थे। अब हम तुम्हें कैसे जाने दे सकते हैं? तुम सब अय्याश हो और अपनी अय्याशी में सब कुछ भूलकर अंधे बन चुके हो। बकवास मत करो है ना, हमारी बात मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। नामुमकिन, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं करूंगी। तो फिर ठीक है, हमें जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। तभी उन सब के कानों में एक साधु की आवाज चकराई, छोड़ दो उस लड़की को और चले जाओ यहाँ से। आज अमावस की रात है और ये शैतानी खंडर है। साधु को देखकर वो सब बुरी तरह से डर गए। अरे यार, ये साधु कहाँ से आ गया? इसने हमें देख लिया, चलो भागो यहाँ से। पागल हो गया हो क्या? अगर ऐना को हमें जिंदा छोड़ दिया तो ये सब मेरे गर्लफ्रेंड को बता देगी और हम सब जेल की चक्री पीसेंगे। इतना कहकर एंडी ने जलती हुई मशाल से ऐना की कपड़ों में आग लगा दी। ऐना जलते हुए बुरी तरह से छींकने लगी और फिर शांत हो गई। ये क्या किया तुमने? आज की रात तुमने इस खंडहार में इस लड़की को जिंदा चला दिया। तुम सब मरोगे। अपना मुंह मत खोलना साधु, वरना हम तुम्हें भी जिंदा चला देंगे। तभी आर्यन और गिरीश होश में आ गए, मगर उनके सामने साधु नहीं बल्कि ऐना अपने भयानक रूप में खड़ी हुई थी और दूर से ये सारा दृश्य दिशा और इंस्पेक्टर भीष्म फटी फटी आंखों से देख रहे थे। हमें माफ कर दो ऐना, हमें जाने दो, मुझे जोड़ दो। तभी ऐना की आंखों से आग निकलने लगी और उस आग ने आर्यन और गिरीश को बुरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। उन दोनों के शरीर धू धू करके जलने लगे। ऐना अपने असली रूप में आ गई और धीरे धीरे कदमों से दिशा और इंस्पेक्टर भीष्मा के पास आकर खड़ी हो गई। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ गई। मेरी ही गलती थी जो मैंने एंडी को तुम्हें लेने के लिए भेजा। ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरी आंखें एंडी के गंदे चेहरे को पहचानने में नाकामयाब रहीं। ऐना मुस्कुराते हुए